बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। मुकामी हुकूमतों का तहफ़्फ़ुज़ या 27वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत, मामला इतना सादा नहीं जितना दिखाई दे रहा है। वफाकी हुकूमत को 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत है। क्या शहबाज हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर लेगी? इस मामले पर गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर साद रसूल साहब और आमना शेख साहबा ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आमना, आपसे शुरू करूंगा। बैरिस्टर साहब चूँकि लाहौर में हैं, और ये बताइएगा कि पंजाब असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की है जो उन्होंने सेनेट और कौमी असम्बली को भिजवाई है। वाकई हकीकी मायनों में जो बलदियाती इंतखाबात और मुकामी हुकूमतें हैं उनकी मजबूती और उनकी कंटिन्यूटी के लिए यह किया गया है, या फिर आपको 27वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत है? देखिए, हमारे जो स्पीकर हैं और पंजाब असम्बली इन जनरल, क्योंकि हमारी ये लोकल गवर्नमेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसके अंदर ये बिल भी बड़ा अरसा डिस्कस हुआ, और मैं भी उन डिबेट्स का हिस्सा थी क्योंकि उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था। माइनॉरिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी किया था, और जो हमारी वुमेन कॉकस की हेड है उनको भी इनवाइट किया था, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी जो है ना डिटेल्ड डिस्कशन हुई, डिबेट हुई, और तमाम लोगों ने, तमाम कमेटी चेयर्स ने, जिनको कोऑप्टेड मेंबर्स के तौर पे बुलाया गया, उन्होंने भी, जैसा मैंने एज प्रेसिडेंट ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम यूथ का पर्सपेक्टिव रखा, वहाँ पे हमारी वुमेन कॉकस की रिप्रेजेंटेशन थी, उन्होंने सब ने अपना अपना पर्सपेक्टिव दिया, और बहुत लंबी डिबेट, तवील डिबेट के बाद, और बहुत सारी सिटिंग्स हुई, एक सिटिंग नहीं हुई, उसके बाद ये लॉ जो है तश्कील दिया गया है। और आपको पता है कि जनरली हुकूमतें चाहती यही हैं कि लोकल गवर्नमेंट शायद ना बने तो बेहतर होगा, लेकिन ये मैं समझती हूँ कि PMLN की बहुत एक अच्छी काविश है कि इस तरह से एक्सटेंसिव डिबेट के बाद एक लॉ बनाया गया, जिसके अंदर PTI की भी शमूलियत थी उस कमेटी के अंदर, उनकी इनपुट भी थी। और जब कमेटी मीटिंग्स के अंदर एज मेंबर्स आप बैठे होते हैं तो वहाँ पे कोई आपकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस आर इररेलेवेंट, वहाँ पे आप सब इक्वल मेंबर्स होते हैं, सब मेंबर्स की बात को एक जितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। और मेरा ख्याल है कि ये उन चंद बिल्स में से है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन हुई, डिबेट हुई लॉ डिपार्टमेंट के साथ। सेवरल अमेंडमेंट्स के बाद ये बिल जो है वो अप्रूव किया गया, और हम ये समझते हैं कि बिल्कुल जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है उसका टेन्योर जो है उसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ इस वजह से नहीं ज़रूरी कि इस वक्त हमारी हुकूमत है तो शायद हमारी लोकल गवर्नमेंट बन जाएगी इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है, बल्कि मैं आज स्पीकर पंजाब असम्बली ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आप 25 करोड़ आबादी के मुल्क को 1500 लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे चला सकते हैं। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, लोकल लेवल के ऊपर बहुत सारे मसाइल हैं, और सबसे बड़ा अलमिया ये है जो मेरी नज़र में लोकल गवर्नमेंट का होना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि लोकल गवर्नमेंट के ना होने से हम MPA MNA सेनेटर के रोल को बड़ा मिसयूज़ करने शुरू हो जाते हैं। ये MPA MNA और सेनेटर का काम नहीं है आपकी गली में गटर का ढक्कन लगाना, वो तो उनकी या आपकी टूटी हुई गली पक्की कराना, या आपके अस्पताल के अंदर किसी दवाई की अवेलेबिलिटी। एक्चुअली जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका, वो प्रोविंशियल लेवल पे हों, वो अपर हाउस में हों, लोअर हाउस में हों, उनका काम है लेजिस्लेटिव डिसीजंस लेना उनका काम है। वो आप अगर उनसे ये काम कराते रहते हैं ना, तो फिर उसके अंदर एक बड़ा डिफरेंस होता है कि मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर जो क्वालिटी ऑफ इनपुट है ना वो भी बड़ी इम्पैक्ट होती है, क्योंकि हम बहुत कन्वीनियंटली ये कह देते हैं कि जी आप पार्लियामेंट के अंदर देखिए जी अटेंडेंस नहीं हो रही, लोग आते नहीं हैं, आपने नॉर्मली अक्सर ये बातें, इनकी भी एक बहुत बड़ी वजह इवेंचुअली पार्लियामेंट के हर तरह के आउटपुट की जो क्वालिटी है वो ख़राब होने की बहुत बड़ी वजह यह है कि जब लोकल गवर्नमेंट्स नहीं होती तो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को ज़्यादा वक्त अपने हलकों को देना पड़ता है, वो काम करने पड़ते हैं जो उनकी डोमेन नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज किसी ने तो करने हैं ना। मेरे हलके में अगर एक शख्स को कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो एक्चुअल बंदा होना चाहिए वो नहीं है, वो निज़ाम ही इन प्लेस नहीं है, तो फिर मैं हल करूँगी, कोई तो करेगा। और मेरे हल करने से क्या होगा कि मेरा टाइम, मेरी अटेंशन, मेरी एनर्जीज, इवन क्वालिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियन सिलेक्शन की, क्योंकि फिर लोग जब वोट देते हैं ना, मैं तो इसको इस हद तक लेके जाऊंगी कि जब लोग वोट देते हैं ना तो फिर लोग वोट इस बेसिस पे देने लग जाते हैं कि जी उसने हमारी गली पक्की कराई थी उसको वोट देते हैं। लोगों को ये नहीं समझ आती कि एक्चुअल काम क्या है लेजिस्लेटर का, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका इनपुट क्या है, उसकी अक्ल शऊर कितना है। और फिर आमना रसाई भी तो होती है ना, देखें ना आप गली मोहल्ले में जो आपका साथ रहता है आप उसकी एक्सेस होती है, सेनेटर्स और मेंबरान तक तो आपकी एक्सेस ही नहीं होती। मैं तो समझती हूँ उन तक भी एक्सेस होनी चाहिए, लेकिन
وہ ایک ایک بندے کے پاس اس طرح سے نہیں جا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ 25 کروڑ کے ملک کو 1500 لوگوں سے تو ایڈمنسٹریشن سے نہیں چلا سکتے. مجھے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ کے پی کے بلوچستان اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں, اسلام آباد اور پنجاب میں رہتے ہیں, اور جب بھی اسلام آباد اور پنجاب کی باری آتی ہے تو پھر بڑے ایڈمنسٹریٹو ایشوز آ جاتے ہیں, ہم قرارداد لے آتے ہیں. اب پہلی مرتبہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کی ہے, اس میں صرف بلدیاتی انتخابات اور مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنا نہیں, میری انفارمیشن کے مطابق تو وہاں پر اسلام آباد این ایف سی ایوارڈ میں اسلام آباد کو حصہ زیادہ ملنا ہے, ججز کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی ایکسٹینشن کی بات کی گئی ہے, اور بہت کچھ بھی ہے مقامی حکومتوں کے ساتھ ساتھ. آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی جو قرارداد ہے وہ واقعی حقیقی معنوں میں جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے, یا پھر 27ویں آئینی ترمیم میں یا 26ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ چیزیں رہ گئی تھیں ان کو منظور کروانا ہے؟ دیکھیے 27ویں آئینی ترمیم کے اندر کچھ چیزیں جو ہونے والی ہیں اس کے اوپر تو ایک تفصیلی بحث ہوگی, لیکن اگر ہم پہلے لوکل گورنمنٹ پہ آپ کی اجازت سے بات کر لیں, جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ویسے تو ساری جگہوں پہ قانون بھی موجود ہے اور الیکشنز بھی ہو رہے ہیں, صرف پنجاب میں اور اسلام آباد میں نہیں ہو رہے, اور کتنی عجیب سی بات ہے کہ یہی وہ دو جگہیں ہیں جہاں پہ نون لیگ کی حکومت ہے. سندھ میں بھی کسی اور پارٹی کی حکومت ہے, بلوچستان میں بھی کسی اور پارٹی کی حکومت ہے, کے پی میں بھی کسی اور پارٹی کی حکومت ہے, اور مختلف پارٹیز کی حکومت ہے. ان تمام پارٹیز نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز اور قوانین, پہلے قوانین بنائے پھر الیکشنز کروائے. صرف جہاں پہ نون لیگ کی حکومت ہے وہ وفاق میں ہو, اسلام آباد کی حد تک, یا پنجاب میں ہو, صرف وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں ہو رہے. اور میڈم کی بات میں ایگری کرتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے آپ بحث کر کے قانون بنائیں, لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جب آپ نے کی تھی اس کے بعد آپ نے بحث کر کے, آپ کی حکومت نے جو اب پرائم منسٹر ہیں وہ چیف منسٹر تھے, تو 2013 میں بحث کر کے قانون بنایا. اس کے اوپر 2013 میں قانون بنانے کے بعد بھی بڑے پریشر سے آپ سے قانون بنوایا گیا. آپ نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں کروائے جب تک 2015 کے اندر یا 14 کے اندر یا 15 کے اندر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ نہیں صادر کر دیا کہ فلاں ڈیٹ پہ پنجاب الیکشن کروائے. جواد خواجہ صاحب کا فیصلہ تھا. پھر جب وہ الیکشنز ہوئے, تھوڑی دیر کے لیے گورنمنٹ چلی, آپ نے کہا نہیں ہم پھر سے قانون چینج کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ نے 2017 کے اندر قانون 17-18 کے اندر قانون چینج کرنے کی کوشش کی. پھر اس کے تابع آپ نے الیکشن نہیں کروائے جب تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آ کے واپس الیکشن نہیں کروایا. پھر آپ نے 2022 کے اندر قانون پھر سے بدل دیا پنجاب کے لوکل گورنمنٹ کا. ہر دفعہ جب الیکشن کروانے کی باری آتی ہے تو نون لیگ کے پاس ایک ایکسکیوز نظر آتی ہے. یہ ایکسکیوز اب نہیں, 2013 سے یہ والی ایکسکیوز چل رہی ہے. جب کوئی پریشر ڈالتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروائیں, باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کو ریزسٹ کرتی ہوں گی, لیکن جتنا نون لیگ اس کو ریزسٹ کرتی ہے اور ہر دفعہ ایک ہی ایکسکیوز کے ساتھ کرتی ہے کہ ہم جی ایکچولی نیا قانون لکھیں گے پھر الیکشنز کروائیں گے. بھائی 2013 کا قانون بھی آپ کا لکھا ہوا تھا, 2016 والا قانون بھی آپ کا لکھا ہوا تھا, 2018 کا قانون بھی آپ کا لکھا ہوا تھا, 2022 کا قانون بھی آپ کا لکھا ہوا ہے. آپ کیوں اس چیز کے پیچھے چھپ رہے ہیں؟ جنہوں نے یہ قرارداد بھیجی ہے ان کی ٹرم سیکیور کرنے کے لیے وہ بھی نون لیگ کے ہی ہیں, تو آئی تھنک شاید آپ کسی پرانے وقت کی بات کو زیادہ یاد کر رہے ہیں. نہیں میڈم سوری, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پھر سے قرارداد بھیجی, آپ قانون سازی کریں گی, ابھی ڈیبیٹ ہوگی. بھئی جو قانون بنا ہوا ہے وہ بھی تو آپ ہی کا بنا ہوا تھا. وہ جو آپ کے پچھلے جو 3 قوانین آپ نے بنائے تھے ان کے مطابق کروا دیں الیکشن. میں نے آپ کو پچھلے 15 سال کی تاریخ بتائی. 2010 کے اندر 18ویں ترمیم آئی تھی جس میں آرٹیکل 140A کے نیچے لوکل گورنمنٹ کا کلوز انکلوڈ کیا گیا تھا. اس کے بعد سے 2015 تک کا وقت آ گیا ہے. اس پیریڈ میں پنجاب اکیلے میں نون لیگ 3 دفعہ لوکل گورنمنٹ کا قانون لکھ چکی ہے. ہر دفعہ الیکشن اس وجہ سے نہیں کرواتی کہ ہم لوکل گورنمنٹ کا نیا قانون لکھیں گے. میں بلکہ میڈم سے ایک سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے, 2-3 پوچھ کہ لیں. اس طرح کی بھی کوئی بات ہو رہی تھی, پلیز اگر آپ اس میں تھوڑا وضاحت کیجئے گا, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ بات سچ ہے یا نہیں. سوشل میڈیا پہ بات چل رہی تھی کہ آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز اس دفعہ پنجاب میں نان پارٹی بیسس پہ, جیسے ضیاء الحق نے 1985 میں کروائے تھے اور ماشاءاللہ نواز شریف صاحب وغیرہ الیکٹ ہوئے تھے پہلی دفعہ, جس ویسے تو پروونشل اسمبلی کے لیے الیکٹ ہوئے تھے, لیکن اس پیریڈ کے اندر جو نان پارٹی لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے تھے جس کو سپریم کورٹ 2 دفعہ کالعدم قرار چکی ہے کہ نان پارٹی الیکشنز نہیں ہوں گے. سنا ہے کہ نون لیگ اس دفعہ پھر سے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نان پارٹی بیسس پہ کروانا چاہتی ہے. بیرسٹر صاحب تھوڑی سی سوشل میڈیا کی خبروں پہ دھیان کم دیا کریں. مجھے پتا ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس کا المیہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا کا ہی وزیر اعظم ہے, سوشل میڈیا کی ساری ان کی دنیا ہی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. پر آپ سے میں قانون کی کاپی شیئر کر دیتی ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک تو ہم نہ چلیں, آپ نے اس کی وضاحت کر دی. میڈم کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کے قانون کی پروپوزل کے اندر, کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کے قانون کی پروپوزل کے اندر الیکشن نان پارٹی ہوگا جس کے بعد 30 دن کا 90 دن کا ٹائم پیریڈ دیا جائے گا جس میں لوگ پارٹی جوائن کریں گے؟ That is exactly what I said.
साथ आमना कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो जो पार्ट- एक्ट तो है उसकी लोकल कॉपी गवर्नमेंट आपको का भिजवा। जी सॉरी मैं ज़रूर मैडम भिजवाएं, मैं पढ़ना चाहता हूं। ज़रा मैडम क्लियर कर दें उन तमाम लोगों के लिए जिनको मैडम कानून नहीं भिजवाएंगी कि क्या नून लीग लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन पार्टी बेसिस पे करवाएगी? बिल्कुल, जैसे इलेक्शन हमेशा से होता आ रहा है वैसे ही कराएगी, कोई नॉन पार्टी बेसिस के ऊपर इलेक्शन कराने की अच्छा, कोशिश हमने नहीं। एक तो मुझे बताएं, मुझे नहीं लगता कि इस साल ये इलेक्शन होंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने इलेक्शन कमीशन को लिख के भेजा कि हल्का बंदियों के हवाले से 2.5 माह का वक्त है, 31 दिसंबर तक आप उन्हें चीज़ें भिजवाएंगी, फिर आगे हल्का बंदियों पर जाएगा, ये 26 में मामला चला जाएगा। दूसरी बात, क्या जो पंजाब में पावर शेयरिंग की बात की जा रही है, अगर आपने मुकामी हुकूमतों को अनवर भाई, को दुनिया तहफ़्फ़ुज़ कहाँ से देना कहाँ नहीं, चली गई, वो आपका इसलिए मैं सवाल आपको वहीं का वहीं नहीं, है। वो मुकामी हुकूमतों को ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, सेनेट में और कौमी असम्बली में अगर आपने इस बिल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है तो उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जी। पीपल्स पार्टी का साथ चाहिए। पीपल्स पार्टी कहती है पहले पावर शेयरिंग करे पंजाब में, पीपल्स उधर मरीम पार्टी साहबा हमारे मानती साथ नहीं है, है, आप फिक्र तो ना फिर करें। नहीं देखिए ना, मैं ये आपको आईनी खबर तरमीम दे है, रही हूँ ना, आईनी मैं तरमीम आपको है, खबर दे रही हूँ। आईनी तरमीम है, ये आम मैं लेजिस्लेशन तज्जिया नहीं नहीं है। करी, मैं आपको खबर दे रही हूँ पीपल्स कि पार्टी पीपल्स आपके साथ पार्टी है, हमारे तरमीम साथ है, करवा फिक्र लेंगी, ना 2 करें, तारीख से है इंशाल्लाह। आपके पास, कोई प्रॉब्लम तो इंशाल्लाह, पावर अल्हम्दुलिल्लाह। शेयरिंग हो जाएगी पंजाब के अंदर। देखिए, मैंने आपको कहा कि हो या ना हो, तरमीम के अंदर कोई रुकावट नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं होते बस हम कहने किसी भी और होने में लेजिस्लेशन कई का हिस्सा फर्क नहीं भी तो होता है बनेंगे। ना, कहने और होने में कई उनमें फर्क आपके भी तो साथ होता हैं। है अच्छा ना। चले ये बताइएगा मैंने तो कि आपको कहा, देखिए बाकी हम बहुत सारी बातें करते हैं, मैंने आपको कहा कि कंसीडर क्या, दिस डन। चलिए ये आपकी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिल भी जाता है, इंतखाबात हो जाएंगे, बल्दियाती इंतखाबात, क्योंकि देखिए ना बाकी तो तमाम जगहों पे हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमें जल्द से जल्द इस पर अमल करना है, आपने उनको डाटा देना है। बल्दियाती इंतखाबात जाके 26 में कहीं, मेरा ख्याल है मार्च अप्रैल में होंगे, आधा हल्का बंदियों के बाद कहीं, तो देखिए, मुमकिन है हल्का हो बंदियों जाएंगे। को तो क्वेश्चन करना मेरा ख्याल है इसलिए मुनासिब नहीं है कि जब आपका जनरल इलेक्शन होता है तब भी हमेशा हल्का बंदियां होती हैं, और बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि जिस हिसाब से लोकल गवर्नमेंट हमारे के आपके सेक्रेटरी ने आज स्टेटमेंट दिया है और डॉक्यूमेंट पेश किया है वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के इजलास में कि हमें हल्का बंदियों के लिए वक्त चाहिए, 2.5 माह मैं का उसी वक्त पे मिला कह जी। रही हूँ ना, मैं वही तो बात कर रही हूँ कि आपके जनरल इलेक्शन से पहले भी हल्का बंदियां होती हैं, और ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ठीक है, जिस हिसाब से हमारी अर्बनाइजेशन हो रही है, जो हमें इलाके लगते थे कि शहर से बहुत दूर हैं, बहुत बाहर हैं, बहुत स्कार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपकी अब अर्बनाइजेशन हो गई है, वहाँ पे आपकी वर्टिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एक इलाके को सारे वोट दे दें और एक हल्का किसी और, तो हल्का बंदियाँ तो लाजिम है। हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन कराना मेरे ख्याल में पूरे सूबे के साथ जुल्म है। किसी की भी हुकूमत हो, वो इमरान खान की हुकूमत हो, वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, ये तो एक लीगल प्रोसेस है जो होना ही चाहिए, एंड स्पेशली इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा क्विक है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। सो हल्का बंदियाँ तो लाजिम है ना। ये कहना कि जी हल्का बंदियाँ क्यों करा रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। और जहाँ तक आपने आईनी तहफ़्फ़ुज़ की बात की, आईनी तहफ़्फ़ुज़ तो एक लिहाज से जैसे उन्होंने कहा 140A के अंडर ऑलरेडी मौजूद है। हमने जो तजवीज़, जो पंजाब असेंबली, मैं वही कह रही हूँ, जो हमने तजवीज़ भेजी पंजाब असेंबली की तरफ से रेजोल्यूशन की फॉर्म में पास करा के, वो ये तजवीज़ है कि उनके टेन्योर को सिक्योर किया जाए, कि उसको जो है ना आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और वो भी मैं समझती हूँ कि स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखें, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तान का, अगर हम जनरल जो स्टेटस है ना वो देखें तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉजिटिव ग्राफ की तरफ जा रहा है। इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, डिप्लोमेटिकली हो, हर लिहाज से पाकिस्तान का ग्राफ पॉजिटिव में जा रहा है। पॉजिटिव में क्यों जा रहा है, जब हम उसके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टेबिलिटी। पिछले 2-2.5 साल से पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के अंदर धरना फसाद नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अंदर जलाओ घिराव नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अंदर असेंबलियां नहीं तोड़ी जा रही, पाकिस्तान के अंदर वजीर आज़म नहीं बदले जा रहे, वजीर ख़जाना नहीं बदले जा रहे। सो स्टेबिलिटी इज़ ऑलवेज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर अ कंट्री और फॉर एनी प्लेस टू प्रॉस्पर। मैं और आप यहाँ बैठे हैं ना, हम 1 साल से शो कर रहे हैं, आप हर रोज लाके मेरी जगह किसी और को बैठा दें, बैरिस्टर साहब की जगह किसी और को बैठा दें, 2 हफ्ते भी शो नहीं चलेगा। तो इसलिए स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ हमारी ऊपर के लेवल पे स्टेबिलिटी जरूरी है, लोकल गवर्नमेंट लेवल पे भी स्टेबिलिटी। बैरिस्टर साहब, आमना ने इस्तेहकाम के साथ साथ धमकी भी दी है मुझे
अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताइए 31 दिसंबर 2021 को टेन्योर मुकम्मल हुआ था, ये धमकी है मुझे वैसे बिटवीन द लाइंस। सुनिए, मैंने इसी बहाने से आपके जो टेन्योर है उसको भी तो आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है कि आपका रहना बहुत जरूरी है। अच्छा बैरिस्टर साहब, 31 दिसंबर 2021 को मैडम हमें आपसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहिए। सबसे पहली बात ये है आपको नहीं दिया तहफ़्फ़ुज़, अनवर भाई को दिया है। इजाज़त से दो गुजारिश करूं। जी जी नहीं मुझे तो आप क्या देंगी। गुजारिश ये है कि वो जो बहुत सारे ग्राफ्स ऊपर जा रहे हैं ना, उसमें मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान को के पासपोर्ट को अनफॉर्चुनेटली थर्ड या फोर्थ लोएस्ट से सेकंड लोएस्ट कर दिया गया है। वो जो ग्राफ आप ऊपर लेके जा रही हैं, जो हमारी सिविल लिबर्टीज़ का इंडेक्स है जो ICCPPR के नीचे निकलता है, उसके अंदर पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे पंजाब को जर्नलिस्ट्स के लिए पिछले 6-8 महीने के अंदर, इस साल के अंदर वर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है। वो जो ग्राफ आपका सोशल और पॉलिटिकल और वो बाकी सारी चीज़ों का ऊपर जा रहा है, वो बाकी भी दुनिया के साथ शेयर करें, क्योंकि हम जो ग्राफ्स देख रहे हैं उसमें तो ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। इन्फ्लेशन रेट आपका 34 से सिंगल डिजिट के ऊपर आ गया है। सॉरी मैडम, आप इस बात को मुझे पूरी करने दें, आप इस बात को मुझे पूरा करने दें। इन्फ्लेशन रेट जब आपकी हुकूमत आई थी उस वक्त 11% था, 33 पे आप लेके गए, जहां से अब वो वापस 14 या 15 पे आया है। और वो भी वापस आने के लिए अगर आप तोड़े हुए मुआहदे लेकर गए, जब आपकी हुकूमत जब आपको हुकूमत मिली थी तो 11% पे था। दो बातें अगर आप थोड़ी सी पढ़ी लिखी बात, वो अंग्रेजी में रिपोर्ट है, अगर आप उसको पढ़ लेना, पाकिस्तान ने भी शाये की है, तो उसके अंदर वो वजह बताते हैं इन्फ्लेशन को थोड़ा सा नीचे लाने की। सबसे पहली बात ये कि आपको इन्फ्लेशन तकरीबन 11% पे मिली थी, आप उसको 33 या 34 पे लेके गए, अब वापस या मेरा ख्याल है 14 या 15% के ऊपर है। और उस रिपोर्ट के अंदर जो आपकी हुकूमत की अप्रूवल से शाया हुई, उसमें वो बताते हैं कि इन्फ्लेशन नीचे इस वजह से नहीं आई कि कीमतें नीचे उस तरह से आईं, इस वजह से आई कि लोगों की बाइंग पावर ख़त्म हो गई। वो शख्स जो बाज़ार में जाके अपने बच्चों के कपड़े लेता था, तो अब वो क्योंकि ले ही नहीं रहा, उसके पास पैसे ही नहीं है जेब में, तो बाजार में कपड़ों की प्राइस गिर गई, क्योंकि दुकानदार किसी कीमत के ऊपर तो बेचना चाहता है, तो वो प्राइस गिर गई, जिसको आप इन्फ्लेशन की रिडक्शन कह रहे हैं। मैं इनको एग्जैक्ट नंबर बता दूं, जून 2022 उसी रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई है, उसी रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई है। अगर मैं बात पूरी कर सकूं, आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की रिपोर्ट पढ़ें। जून 2025 के अंदर ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इज 3.2%। आप मैडम अपनी 2021 की इन्फ्लेशन बताएं, आप उसके बाद 2023 की बताएं, 24 की बताएं, जिसको आप लेके गए एस्ट्रोनॉमिकली, और अब आपने बाइंग कैपेसिटी कम करके इन्फ्लेशन नीचे की है। आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर ना लाए तो क्या करें? अपने फाइनेंस मिनिस्टर की बात सुन लें, हमारी बात ना सुने, अपने फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब की स्टेटमेंट देख लें, जहां पे बाइंग कैपेसिटी की वजह से लोगों की जो एक्सेस इनकम जिसको कहते हैं, उसकी रिडक्शन की वजह से इन्फ्लेशन के नंबर कुछ नीचे आए। दूसरी बात मैं आपकी इजाजत से करना चाहता हूं, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, और अनवर भाई सुनने वालों के लिए बात बड़ी जरूरी है जी। 2010 के अंदर जब 18वीं तरमीम की गई थी, तो सूबों वफाक से चीज़ों को लेके सूबों को इस वजह से दी गई थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुशावरत से जब ये 18वीं तरमीम हुई, तो जो पावर्स वफाक के पास थी, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर की मिनिस्ट्री वफाक के पास थी, एजुकेशन की मिनिस्ट्री वफाक के पास थी, दीगर इस तरह की चीज़ें जो वफाक के पास थी, उनको वफाक से लेके सूबों को इसलिए दी गई कि उनकी तमाम चीजें सूबे अपने कानून के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट को देंगे। यानी कि जो हेल्थ केयर का बजट होगा, वो हेल्थ केयर का प्रोविंशियल मिनिस्टर नहीं खा जाएगा या वो नहीं लगाएगा, बल्कि वो हर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ, जो डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ के अफसरान हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के स्कूल हैं, उन लोगों को दिया जाएगा। इसको कंसर्टेड डेवोल्यूशन कहते हैं, जो कि 18वीं तरमीम के ऑब्जेक्ट्स के अंदर लिखा हुआ है कि हम ये पावर वफाक से लेके सूबों को इसलिए दे रहे हैं ताकि लोकल गवर्नमेंट को दी जाए। आपने किया ये कि वफाक से पावर ले ली और जहां तक देनी थी वहां तक दी नहीं, और दरमियान में चीफ मिनिस्टर्स अपनी अपनी फीफडम क्रिएट कर ली। उन्होंने कहा पंजाब के सारे पैसे मेरे, उसने कहा सिंध के सारे पैसे मेरे, उसने कहा केपी के सारे पैसे मेरे। ओ भाई, जिस वजह से आपने खुद 18वीं तरमीम की थी, उसको
मैडम वो तो आप जानती हैं कि सिंध के अंदर भी ऐसे ही चल रहा है और अब हमजा शहबाज के किस्से कौन नहीं जानता और मरीम साहिबा के बारे में लेकिन बात हम नहीं फिर कर सकते। डीट्रैक हो जाते हैं, टीका का बड़ा वक्त है। इंपॉर्टेंट वो तो पता नहीं इशू है। वक्त है। हम मैडम मैं- फिर बेगम साहिबा देखना को, मैडम बेगम मैं साहिबा इशू को, पे उसको बात कर रहा पता हूँ। नहीं नहीं किस वो पे भेजा। आप जब हम इशू पे मैडम, बात मैं करने लगते इशू हैं पे टाइम बात का कर रहा हूँ, टाइम आप खत्म हो petty जाता है। आप politics जरा पे बात क्विकली कर साथ रहे भाई इशू पे बात जरा नहीं कर क्विकली रहे, इसको वाइंड गलत अप नंबर्स कीजिएगा। एंड गलत जी, नंबर्स एंड हम फिगर्स इशू कोट पे कर रहे हैं। हम इशू पे बात कर रहे हैं। मैडम जो है वो अपनी वो मेरा ख्याल है कुछ सबसे तो बड़ा रहेगी इशू ना, ये है कि आप लोग गलत numbers और figures quote उस्मा करते बुखारी हैं। वगैरह के उससे साथ रही ज़्यादा- है ना, इस उससे वजह ज़्यादा बड़ा से उससे ज़्यादा बड़ा issue उनके ये है एनालिसिस भी कि उतना ही आप रहेगा। लोग हम one थोड़ी सी sided अगर बात बात करते हैं, हम थोड़ी उससे सी भी अगर बड़ा issue ये है कॉन्स्टिट्यूशनल कि बात आप लोग कर अपनी सकें, पार्टी की गलतियों को मैडम accept नहीं करते। आपकी These are the इजाजत actual से issues. थोड़ी सी अगर इशू पे बात कर सकें, आपकी जो पेटी पॉलिटिक्स है हम इस पे जरूर बात करते रहेंगे, लड़ते लड़ते हो गई गुम एक की चोंच और एक की दुम करते रहेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा मुझे पता है कि थोड़ा मुश्किल होगा, ये इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग इशू है तो नून लीग के लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन हम ये थोड़ी सी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर लें कि आपने 18वीं तरमीम की इस वजह से थी कि हम इस पावर को सूबों के पे नहीं रखेंगे, लोकल गवर्नमेंट पे डिवॉल्व कर देंगे। हेल्थ केयर का जो टैक्स का पैसा है जो वफाक एफबीआर कलेक्ट करेगा वो सूबे को देगा कि ये हेल्थ केयर के लिए आपको 10 रुपए दिए, सूबे उस 10 रुपए में से 8 रुपए मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट्स को दे देंगे जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलाएंगे। बड़ी ही हैरत आपको अंगेज जैसे बात कि है जानती कि हैं एक इस बात ऐसी को आप पार्टी- डिनाई नहीं कर एक सकती। ऐसी पार्टी बात अगर पूरी Constitution कर की बात लें, कर रही अगर है मुझे जो बात पूरी करने Constitution को दें, तोड़ के अगर बात अपनी पूरी करने हुकूमत की दें, कुर्सी की टांग अगर पकड़ के बात लटके पूरी रहे करने इक़्तिदार दें, के नशे में इस हद तक अगर घुल के, बात इशू और पे अगर पूरी devolution करने की बात हो देंगी, रही है, अगर तो आप devolution इशू पे में बात सबसे बड़ी पूरी बात ये करने है कि हम देंगी, तो अगर devolve आप कर रहे इशू हैं, पे बात हमने तो पूरी कानून करने भी बना देंगी, दिया, हम तो अगर election भी इशू कर पे रहे हैं, बात बल्कि पूरी करने हम देंगी, उनके- अगर इशू हम पे बात आप दोनों पूरी के- करने देंगी, हम अगर आप उनके इशू इशू पे बात दब गया पूरी है। करने नहीं, देंगी, इशू हम तो दब उनके गया मुझे है। पता है कि ये टेरर मुश्किल है करने की आपके बात लिए, करें। इतना बेस्ट मुझे पता है कि आपके लिए मुश्किल है, ये पढ़ी लिखी बात है, थोड़ी मुश्किल है आपके मुकामी लिए, हुकूमत लेकिन बात पूरी करने करारदाद देंगे। देती है आपके कि हम लिए ये लोकल मुश्किल है गवर्नमेंट की बात, टेन्योर को क्योंकि ये सेव करना इशू पे चाहते है, हैं और ये बैरिस्टर पढ़ी साहब लिखी कह रहे हैं बात कि नून हुकूमतें लीग को कुछ नहीं कर चलें समझ भाई, सकती इस तरह आती, करते हैं। लेकिन बैरिस्टर बात साहब ये तो पूरी बता करने दें हमें कि हमें हुकूमत हमारे पास ने वक्त बात की किल्लत है, पूरी करने हमें देंगी दूसरे टॉपिक तो पे फिर साथ भाई कहानी आगे वक्त की चलेगी। किल्लत है, हमें दूसरे बात टॉपिक की अगर तरफ पूरी बढ़ना करने है। दें। हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ इजाज़त दें तो हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात की। उस इख्तलाफात की वजह से क्या वो अपने कॉज को आगे लेकर बढ़ पा रहे हैं, बानी पीटीआई को उसका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान पहुंच रहा है, इस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। बानी पीटीआई की हिदायत के बावजूद पार्टी के अंदरूनी मामला जो हैं वो मीडिया पर आते हैं, इस पर बात करेंगे। साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, बिलखसूस वस्ती पंजाब में पार्टी की आदत की वजह से जो इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, इसको कैसे कम किया जा सके? इस वजह से तो बानी पीटीआई का जो काज है उसको नुकसान पहुँच रहा है, उनकी रिहाई कैसे मुमकिन होगी? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब तक इमरान खान साहब के साथ उनके लीडरशिप की रेगुलर मुलाकात नहीं होगी तो इस तरह के इख्तलाफात चलते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का नाम है, इमरान खान साहब के फॉलोअर्स का नाम है, इमरान खान साहब के वर्कर्स का नाम है। जब भी रियासत ने, हुकूमत ने कानून और अदालत के हुक्म के बावजूद उसकी खिलाफ वर्जी में, जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी में, जब भी इमरान खान साहब से अपनी पार्टी के वर्कर्स का राब्ता मुनक़ता किया है तो लीडरशिप के मसाइल हुए हैं। ये वाली बात किसी के अंदर भी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर उसकी लीडरशिप के साथ राब्ता बंद कर दिया जाए तो जो दीगर कंटेंडर्स हैं वो बहुत सारी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं। इसका सिर्फ एक तरीका है इसको ठीक करने का पीटीआई के पर्सपेक्टिव के अंदर, और वो ये है कि इमरान खान साहब से राब्ता कांस्टेंट हो, और हुकूमत जैसे कि आप जानते हैं वो इसी बात को एक्सप्लॉइट कर रही है कि जब तक इमरान खान साहब आइसोलेटेड रहेंगे तो हम बाकी सब के अंदर, जैसे कि आप जानते ही हैं इस हुकूमत की काफ़ी तोड़ जोड़ और छांगा मांगा की सियासत करने के तो ये माहिर हैं, तो वो दीगर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाते भी रहते हैं, लॉन्च भी करते रहते हैं। शेर अखवंद मरगत साहब की आज आपने ख्वाजा आसिफ साहब के साथ मुलाकात देखी होगी जहाँ पे वो उनको अपना छोटा भाई और पता नहीं ये और वो कर रहे हैं। तो इस तरह के वैक्यूम के अंदर ये लीडरशिप और के क्राइसिस, करेक्शन जी उन्होंने भी कहा है, थोड़े से ट्विस्टेड होते हैं ना तो
मैडम उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने कहा और हाँ जी मेरे बिल्कुल छोटे भाई। अब मैं इस अच्छा बात तो पे और आपको गुजारिश explain है कर दूं कि बिल्कुल जी हम जी इज्जत मैडम और हम बात एहतराम कुछ की और कर रहे हैं सियासत ना, में believe करते आपका मैडम ये थोड़ा सा मसला है, देखें वो कहते हैं ना पढ़े चले लिखे भी हमारा नहीं है थोड़ा और फिर मसला है, कोशिश आपका भी नहीं बहुत करते। बड़ा मसला है। अच्छा मैडम बात अगर पूरी करने देना Please. जी जी तो गुजारिश ये है कि जब तक लीडरशिप के साथ पीटीआई की लीडरशिप का इमरान खान साहब के साथ ज़्यादा राब्ता नहीं होगा, तब तक इसी तरह के मसाइल चलते रहेंगे और इसी वजह से हुकूमत ने गैर कानूनी गैर आइनी तौर पे इमरान खान साहब से मुलाकात पीटीआई की लीडरशिप की बंद की। अच्छा आमना आप बताइए कि आज फवाद चौधरी का बड़ा एक स्टेटमेंट सामने आया कि पीटीआई की लीडरशिप नाबालिग है और वो इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन कर सकेगी, लेकिन उन्होंने जो सीएम केपी के हैं उन पर एतमाद का इजहार किया कि वो ये उनकी रिहाई को मुमकिन बना सकते हैं। अच्छा सबसे पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दूं कि उन्होंने कहा कि वो तो शायद लाजिम है। पीटीआई के सारे इंटरनल इख्तिलाफात इसलिए हैं कि हुकूमत पैदा कर रही है। आई एम सो सॉरी टू पुट दिस आउट देयर। मेरा ख्याल है कि अगर ये बात है, हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि बैरिस्टर साहब ठीक, तो ये तो लम्हा फिक्रिया है मैडम हमने ये पीटीआई नहीं कहा, के मैंने लिए। कहा कि इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही इस वजह से, वो अंग्रेजी में शायद मैंने कहा आपको समझ नहीं आई, मुझे अपना मैंने जवाब कहा ये कि मुकम्मल इमरान करने खान दें। साहब से थोड़ी सी इमरान खान साहब मैडम मैं भी थोड़ी सा पिछले हौसला- सेगमेंट में अपना जवाब मुकम्मल करना चाह रहा था और आपने मुझे नहीं करने दिया था, तो मैं बताना चाहता हूं कि आप इसको मिसस्टेट नहीं करें। पीटीआई के मसले इस वजह से हैं क्योंकि आपने गैर कानूनी गैर आइनी तौर हमने पर इमरान खान मुलाकात साहब से नहीं मुलाकात बंद की हुई है और कोई वजह नहीं। अच्छा अब अगर हम हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इनकी बात को एक मिनट के लिए मान लें कि ये सच है, ये तो फिर बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है पूरी तरीके इंसाफ और उनके तमाम चेलों के लिए कि अगर इतनी कमज़ोर जमात है कि हुकूमत के एक एक्ट से जमात जो है वो हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह पूरी की पूरी बिखर गई है, तो फिर जमात ने रखा क्या है? ये तो क्या जेल तोड़ दें, क्या करेंगे? आप नहीं मिलवाना है उन्हें। हमारी भी तो जमात थी ना, हमारी जमात पे इससे ज्यादा सख्तियां कड़ा बर्दाश्त वक्त की आया आपने। था, हम जेलों नहीं, में आप थे, कह रहे हैं कि ये सख्तियां हम हर बर्दाश्त मुश्किल करें। में थे, हम सारी तकलीफों से गुजर रहे थे। हमने तो कभी ये सारा कोई आपने कभी मैडम, सुना? आपकी जमात तो आप भाग मुझे गई थी बताएं, लंदन, आपने इतना कभी मुश्किल ये वक्त सुना थोड़ी कि आया था। मरियम नवाज आपकी साहिबा ने जमात तो खुदा न लंदन खास्ता भाग गई हमजा थी। शहबाज के बारे में कोई बात आपकी की जमात हो, तो लंदन भाग हमजा गई शहबाज थी। ने किसी और आपकी पार्टी लीडर जमात के की तो बारे में सारी बात की हो, मीटिंग्स लंदन में ख्वाजा होती आसिफ थी। ने राना सनाउल्लाह के बारे में एवनफील्ड बात अपार्टमेंट जिसके बारे में आप कहती रही कि ये आपकी अपार्टमेंट नहीं है, उसके अंदर तो मीटिंग्स हो रही थी सारी, आप तो भाग गए थे। वो जेल में थे, हमजा शहबाज शरीफ जेल में थे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जेल में थी, राना सनाउल्लाह साहब जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, सारी टॉप टियर लीडरशिप जेल में थी। आपने क्या सुना कि किसी एक जमात के शख्स ने किसी दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की हो या ये कहा हो कि ये लीडर ठीक मैडम, नहीं है, जब ये आप लीडर लोग ठीक जेल नहीं में थे ना तो है। काफ लीग इनका बन गई थी, इनका आपकी तो सारी एक पार्टी लीडर मुशर्रफ के जेल पास में चली है। गई थी। हमारी तो जब आप पूरी लोग top जेल tier में थे ना तो leadership सारी जेल में पार्टी थी। काफ लीग में चली गई issue थी, ये है, सारी issue ये पार्टी है। छोड़ गई थी नवाज शरीफ साहब को। बैरिस्टर साहब जब तक वो भाग अल्हम्दुलिल्लाह के वही सारी पार्टी आज भी खड़ी है, उसी सारी पार्टी ने 7 इलेक्शन भी लड़ा है। कोई शॉर्ट तो टर्म जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो नहीं है। पीटीआई के भी लोग आ जाएंगे उनके साथ इशू वापस। ये है कि इनकी पार्टी यही नहीं तो बात है pressure सारी sustain पाकिस्तान कर की सकी। सियासत हालांकि की। मैंने आपको प्रेशर का डिफरेंस बताया है, इनका एक लीडर जेल में है, हमारी तमाम टॉप लीडरशिप जेल में थी। ओ मैडम, First year खुदा का and वास्ता, second year, शाह महमूद तमाम कुरैशी, लोग यास्मीन जेल में राशिद, थे, उमर चीमा, किसी ने किसी के ऊपर कौन बयानबाजी जेल नहीं में की, नहीं है? पाकिस्तान किसी किस्म तहरीक की इंसाफ कोई की तोड़फोड़ नहीं हुई। और फर्स्ट इनके ईयर जो का मिलने कौन सा वाला बंदा है जो गिला है जेल में उसका नहीं भी मैं है? आपको बता दूं एक कि बंदा जेल में हमेशा कैसे इस आपने तरह की कहा? situations सारी के अंदर पार्टी क्या को होता अपने है? जेल में डाला हुआ है। हमेशा ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि एक शख्स अपॉइंटेड होता है। इनके केस में आई वुड से जैसे अलीमा खान साहब है, वो हर वीक मिलती हैं, मैं नहीं कह रही, आप सब देखते हैं, वो रोज बाहर आती हैं, अपने भाई का पैगाम भी देती हैं सारा। लेकिन एक शख्स क्यों नहीं मिलने जाके देते? एक शख्स जाके पैगाम लेके आ सकता है ना। डेफिनेटली एक बंदा दूसरे सलमान को अकरम बुरा राजा को कहता है, अदालत ने दूसरा कहा पहले को बुरा कहता है, वो तीसरे को बुरा कहता है, एक को आज सर पे बैठाते हैं, कल उसको बुरा कहते हैं, उसको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, उसको उतारते हैं, किसी को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाते हैं, किसी उसको हटाते हैं। और आज की हम क्या बात करें, मुश्किलें तो आज है ना इनके मुताबिक, आज जेल में है। उस वक्त क्या था, जब वो वजीर आजम था तो तब उसने 6 फाइनेंस मिनिस्टर्स बदले थे। इनकी पार्टी के अंदर ये कॉन्सेप्ट ही आपको तो नहीं फायदा है। इनके इख्तिलाफात का नहीं, आपकी हमें जमात तो को अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, हम तो इनके इख्तिलाफात में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे तो इन पे तरस खा सकती हूँ, अफसोस कर सकती हूँ, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है परफॉर्मेंस से, हमें मतलब है अपनी आवाम के काम करने से, हमें मतलब है आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाने से। हमें इससे मतलब नहीं है ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इस बात का दर्द जरूर है कि वो केपीके की जो आवाम है, दे डिजर्व बेटर। वो भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने सिंध वाले हैं, जितने पंजाब वाले हैं, जितने बलूचिस्तान वाले हैं, एंड दे डिजर्व बेटर। वो एक ऐसा वजीर आला डिजर्व नहीं करते
جب ان کے صوبے کے اندر دہشت گردی کے اوپر پرائم منسٹر آف پاکستان میٹنگ بلائیں تو وہ کہے کہ جی میں عشق عمران میں مبتلا ہوں. یہ میں نے نہیں کہا, یہ ان کے اپنے ورڈز ہیں کہ میں عشق عمران پہ جان دے دوں گا, مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ ہم صوبے کے اندر امن و امان کی بات کے اوپر میٹنگ کر رہے ہیں فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کے ساتھ, میں نہیں جاتا. اس بات کی مجھے تکلیف ہے کہ کے پی کے کی عوام یہ ریزرو نہیں کرتی. چلیے لیتے ہیں ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے افغان مذاکرات کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ افغانستان طالبان حکومت نے جس طرح ہر دھرمی کا مظاہرہ کیا, لیکن ترکیہ اور قطر نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان قیام امن کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ بھی بے مثال ہے. آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. بیرسٹر سعد رسول صاحب فرمائیے گا کہ 25 سے لے کے 29 تک پاکستان اور افغانستان کے مابین جو ہے مذاکرات ہوتے رہے. پاکستان نے ایک ہی نقطے پر زور دیا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ کی جائے, لیکن افغانستان کے جو وفد تھا انہوں نے نہ تو کوئی قابل عمل تجویز دی اور نہ ہی اس پہ کوئی گارنٹی دی. کیسے دیکھتے ہیں ان کو, کیونکہ 6 نومبر کو پھر مذاکرات کا ایک دور ہوگا؟ دیکھیے اس میں جتنی بھی دیر لگے, اس میں جتنے بھی راؤنڈز لگیں, ہمیں اس مسئلے کا ایک مذاکراتی حل ڈھونڈنا چاہیے. جنگ یا کائنیٹک ایکشن ہم جب بھی کریں افغانستان کے ساتھ, ہمیں یقین ہے کہ ہماری افواج جس نے اپنے سے 6 گنا بڑے حریف کو پچھلے 6-7 سال کے اندر 2019 سے لے کے اب تک 2 دفعہ دھول چٹائی, 2019 میں سوئفٹ ریٹورٹ میں اور 2025 میں بنیان مرصوص میں, تو ہمیں یقین ہے کہ اگر ہماری کوئی بھی کائنیٹک کانفلکٹ ہوئی افغانستان کے اندر, کوئی بھی ٹیررزم کرے افغانستان سے کی سوئل سے ہمارے ملک کے اندر, تو ہمارے پاس یہ ایبلٹی بھی ہے, ول بھی ہے, کیپیسٹی بھی ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے, پروفیشنلزم بھی ہے کہ ہم سرجیکل ٹارگیٹڈ اسٹرائک سے ان کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن افغانستان کے ساتھ یہ ٹیررزم کی کاؤنٹر ٹیررزم کو کرتے ہوئے افغانستان کو بطور ملک کے ساتھ ہمیں ڈائیلاگ سے کوئی مسئلہ سالو کرنا چاہیے. ہم افغانستان کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتے. خواجہ آصف صاحب نے کہا اپنی سٹیٹمنٹ میں کہ نہ یہ ہمارے بھائی ہیں, نہ یہ ہمارے دوست ہیں, نہ یہ ہمارے برادر ملک ہیں. ہماری پاکستان کے لوگوں کی, پاکستان کی ریاست کی یہ پالیسی نہیں ہے. افغانستان ہمارا برادر ملک ہے, افغانستان ہمارا دوست ملک ہے. جو کشیدگیاں ہیں ہم ان کو بات کرنے سے ریزالو کریں گے, کیونکہ ہم صرف افغانستان کے بارڈر پہ پیس صرف نہیں چاہتے, صرف یہ نہیں چاہتے کہ وہاں سے یہاں اٹیک نہ ہو, یہاں سے وہاں اٹیک نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اس بارڈر کے تھرو ایک ٹریڈ روٹ کھلے جو سینٹرل ایشیا تک جائے, پاکستان وہاں پہ کاروبار کر سکے, افغانی یہاں پہ لافلی کاروبار کر سکیں, ہم یہاں پہ پائپ لائنز بچھائیں, ہم یہاں سے سی پیک کنیکٹ کریں, ہم یہاں سے دیگر جو بھارت نے ایک اپنا چابہار اور افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا کا ایک ٹریڈ روٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی, ہم اس کے کاؤنٹر میں افغانستان کو, ایران کو اپنے بلاک میں رکھیں جو چین کے ساتھ مل کے اس ریجن کے اندر سرمایہ کاری کرے, ٹریڈ کرے. اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے افغانستان کے ساتھ صرف بارڈر پہ پیس نہیں چاہیے, افغانستان کے ساتھ کوآپریشن چاہیے, پیپل ٹو پیپل ایکسچینج چاہیے, بزنس ٹو بزنس ایکسچینج چاہیے. یہ باتیں صرف تب دیر پا سولوشن ہوں گی جب جتنے بھی مذاکرات کرنا پڑیں, اب کر رہے ہیں, 6 نومبر کو اگلی تاریخ ہے, اگر مزید بھی کچھ کرنا پڑے تو پاکستان کی ریاست کو, حکومت کو یہ چاہیے کہ اپنی کائنیٹک فورس کو شو کرتے ہوئے کہ ہم کسی بھی وقت ایکشن کر سکتے ہیں, لیکن ہم مذاکرات سے, امن سے افغانستان کا مسئلہ سالو کرنا چاہتے ہیں. وہ ہمارا دوست برادر ملک ہے, وہ ہمارا دشمن نہیں. آمنہ, ہم مذاکرات کے ذریعے تو معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں. یہ بتائیے گا, آپ سمجھتی ہیں آپ کے نزدیک ایسا ہے کہ ایک تو انڈیا کا انفلوئنس ہے, طالبان کی جو عبوری گورنمنٹ ہے اس پہ طالبان, ٹی ٹی پی افغانستان اور ٹی ٹی پی پاکستان, ان پر بھی ان کا کنٹرول نہیں ہے, یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے, یا انڈیا انفلوئنس, یا دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں, یا کوئی اور بھی ریزن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے, مذاکرات اور ڈائیلاگ کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنا چاہتا ہے. دیکھیں ہم ابھی بھی یہی چاہتے ہیں, اور بیرسٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی, اور میں ان کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ پاکستان کی جو اس وقت حکومت ہے, ریاست پاکستان کا بھی یہی موقف ہے کہ ہم صرف افغانستان کے ساتھ نہیں, دنیا میں موجود ہر ملک کے ساتھ, افغانستان تو پھر بھی ہمارا نیبر ہے اور فرینڈلی نیبر ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں ہر موجود ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں. اور ناٹ اونلی اچھے تعلقات ہوں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر جو آف پاکستان جو ہیں, وہ کتنے ڈفرینٹ کنٹریز میں گئے, اور الحمدللہ ہر جگہ پہ ان کو بہت پازیٹیو ویلکم ملا, اور بہت اچھی چیزوں کے اوپر, ٹریڈ کے اوپر بات ہو رہی ہے تمام ممالک کے ساتھ. ہم
جو ہے لیبر کی ٹریننگز کے اوپر بات کر رہے ہیں, بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم امریکہ کے ساتھ مل کے ڈپلومیٹکلی دنیا کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں, تو ہم وہی رول چاہتے ہیں, بلکہ اس حد تک چاہتے ہیں کہ اگر افغانستان کی کوئی ایشوز ہیں, کوئی محرومیاں ہیں, کوئی ایسی پرابلمز ہیں جس کے اندر پاکستان ایک بہتر رول پلے کر سکتا ہے, تو ہم کریں. لیکن دیر از اے ریڈ لائن. ریڈ لائن پاکستان کی سالمیت ہے, سوورینٹی ہے, انٹیگریٹی ہے. اگر پاکستان کی طرف افغانستان چھوڑ کے کوئی بھی ایسا ملک جو پاکستان کا دوست ملک ہے, اگر وہ بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم بہت سخت جواب دیں گے, اور ہمیں دینا چاہیے. یہ پاکستان نے آج, ہم اگر یہ سٹینڈ نہیں لیں گے تو کل کو دنیا ہم پہ ہنسے گی. ہم امن کے خواہاں ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وی ول لیٹ پیپل واک اوور اس. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ انڈیا کا جو دل کرے وہ اگر خود ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا تو اب وہ انڈائریکٹلی افغانستان کو یوز کر کے کرے. اب یہ بات جو آپ نے سوال کیا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ان کی جو ٹی ٹی پی والے لوگ ہیں ان سے تعلقات کیونکہ اچھے نہیں ہیں یہاں پہ موجود ٹی ٹی پی والے, یہاں والے وہاں والے, شاید ان کا اتنا انفلوئنس نہ ان پہ. نہیں, دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بھی زیادہ جو میرا انالیسس ہے, اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ افغانستان از جسٹ لوکنگ فار ریلیونس. افغانستان کو ہم نے آج سے پہلے دیکھا ہے کہ افغانستان کا گلوبل ورلڈ کے اندر اتنا کبھی بھی کوئی امپورٹنٹ رول, بلکہ پاکستان اس وقت کھڑا ہوا ان کے ساتھ جس وقت ان کے اوپر دوسری دنیا نے مظالم کیے, دوسری دنیا نے ان کو تکلیفیں دی. تو میرے خیال میں کہ انڈیا از اے ویری میجر فیکٹر ہے. انڈیا نے افغانستان, اچھا اب انڈیا بھی اس وقت از ایٹ اے لاس آف ایلائز. انڈیا کو بھی اتنے ایلائز نہیں مل رہے جو ان کے پرانے ایلائز تھے بھی, جن کو وہ سمجھتے تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بیرسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے, جنگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے. چلیے تو سارے ایلائز تو انہوں نے کھو دیے. پروگرام کا آرٹیکل دیکھا ہے انڈیا امریکہ کے ڈیفنس پیکٹ کے بارے میں. چلیے اب تو وقت ختم ہو چکا ہے. امنا آپ کا بہت شکریہ, بیرسٹر صاحب آپ کا شکریہ. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ دو طرفہ بہتر پرامن تعلقات ہوں, لیکن اگر ہماری کوئی ساورینٹی کو چیلنج کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.